नमस्कार, स्वागत है आपका एंकर रिपोर्ट्स में। और आज एंकर रिपोर्ट्स में बात करेंगे देश के अंदर मानसून सत्र चल रहा है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर संसद को चलने क्यों नहीं दे रहा है और किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। एंकर रिपोर्ट्स में इन तमाम मुद्दों को लेकर बात की जाएगी। क्या संसद का लोकतंत्र खतरे में है? क्या हंगामे की आड़ में सच्चाई छुपाई जा रही है? आखिर क्यों 5 दिनों तक ना कोई बहस हुई, ना ही कोई कानून बना? आखिर किस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं? और क्या इस गतिरोध का कोई समाधान आखिर निकल पाएगा? तमाम सवाल है और इन तमाम सवालों पर ये रिपोर्ट। पहले सप्ताह में संसद रही ठप, विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर किया हंगामा, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत राजनीतिक घमासान के साथ हुई है और पहले सप्ताह के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर बार बार कार्रवाई बाधित होती रही। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्य ठप पड़ गई। 21 जुलाई को सत्र का आरंभ नए सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ हुआ, लेकिन विपक्ष की ओर से पहलगांव आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चाओं की जोरदार मांग के चलते कार्रवाई तुरंत स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सरकार से प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग करते हुए सदन के बीच में जमकर नारेबाजी की। 22 से 25 जुलाई तक हर दिन विपक्ष ने बिहार के अंदर विशेष मतदाता सूची यानी कि SIR को लेकर तीखा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगे हैं कि ये प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है और इसका उपयोग सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। सरकार की ओर से इसके ऊपर सफाई देने का प्रयास हुआ, लेकिन विपक्ष ने चर्चा के बिना सदन चलने से इनकार कर दिया, जिससे किरण रिजिजू ने विपक्ष के ऊपर निशाना साधा। मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। और पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे? आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं BSc में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके। लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। तीव्र विरोध और लगातार स्थगनों के बीच राज्यसभा के अंदर बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक को पारित किया गया है, जो 1856 के पुराने कानून को हटाकर नया ढांचा प्रस्तुत करता है। ये इकलौता विधायी कार्य रहा। इस दौरान एक दुर्लभ क्षण तब आया है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष ने संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर चर्चा की मांग की है, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया। इससे तनाव और बढ़ गया। इन सब हंगामों के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिस कारण कार्रवाई बाधित हो गई और इसके बाद शिवराज सिंह ने विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोला। मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दें। हम जवाब देने पर तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। पहले सप्ताह में सत्र लगभग पूरी तरह से ठप रहा। चर्चा की बजाय आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी और विपक्ष का सामूहिक विरोध प्रमुख रहा। संसद परिसर के अंदर लोकतंत्र की गरिमा के साथ साथ जवाबदेही की भी परीक्षा हुई। चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज होती है एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट। और इसी वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में बड़ा बवाल मचा हुआ है। SIR यानी स्पेशल इंटेंस रिवीजन, जिसको लेकर बहुत मतभेद चल रहे हैं विपक्ष और सरकार के बीच, जिसमें कई बड़े खुलासे सामने आए हैं कि ऐसे बहुत मृत व्यक्ति हैं जिनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में जारी है और ऐसे लोग जिनके नाम दो बार अलग जगहों के
उससे दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर विपक्ष और सरकार में सियासत तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि ये सिर्फ लापरवाही है या लोकतंत्र से धोखा। वहीं सरकार कह रही है कि इस काम को पूरे साफ सुथरे तरीके से किया जा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या हमारी वोटर लिस्ट वाकई सुरक्षित है? क्या हर वोट सही हाथ में जा रहा है? और अगर नहीं तो फिर इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या संसद में लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है? क्या ये सिर्फ विरोध है या किसी बड़ी खुलासे की एक नई आहट है? क्यों उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दिया? महाभियोग का नोटिस और 200 सांसदों की एकजुटता। क्या न्यायपालिका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? और ये प्रधानमंत्री की चुप्पी किस बात का संकेत दे रही है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? जानिए संसद के पहले दिन की अंदरूनी परछाई। लोकसभा में ट्रंप पर हंगामा, महाभियोग नोटिस से संसद गरमाई, धनखड़ ने सभापति पद छोड़ा। 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही और सुबह 11 बजे से ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। राज्यसभा के अंदर नए सदस्यों ने शपथ ली और आसाम गण परिषद ने विजेंद्र प्रसाद वैश्य ने लगातार तीसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कणाड़ पुस्तकायस्थ ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत की और इसके अलावा नवोन्नीत सदस्य मीनाक्षी जैन और सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंखला ने भी उच्च सदन में शपथ ग्रहण की। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा के अंदर कार्रवाई सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ सकी और विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ कथित शांति समझौते पर जवाब मांगते हुए नारेबाजी को शुरू किया। भारी शोर शराबे के चलते लोकसभा की कार्रवाई महज 20 मिनट के अंदर स्थगित कर दी गई। इस दिन एक अभूतपूर्व सर्वदलीय कदम के तहत 200 से अधिक सांसदों, जिनमें से 145 लोकसभा और 63 राज्यसभा सदस्य शामिल थे, जिसमें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी और विवाद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मसौदा नोटिस पेश किया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसे न्याय की जवाबदेही की दिशा के अंदर दुर्लभ प्रयास माना जा रहा है। राज्यसभा के अंदर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता जेपी नड्डा के बीच पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीखी बहस हुई, जिससे सदन का माहौल और भी ज्यादा तनाव हो गया। दिन के अंत में एक चौंकाने वाली घोषणा हुई। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए राज्यसभा के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे उच्च सदन में नेतृत्व का खालीपन उत्पन्न हो गया। वहीं पर लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा प्रतिवाद जताया। संसद के अंदर ये पहला दिन ही असहमति, आक्रोश और अनिश्चितता की झलक लेकर आया। क्या संसद सिर्फ शोर मचाने का मंच बन गई है? आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा पहलगाम हमले पर जवाब? विपक्ष लगातार जिद कर रहा है, सत्ता पक्ष से अपील कर रहा है, लेकिन समाधान कहाँ है? और समुद्री विधेयक जो बदल सकता है शताब्दी पुराना कानून, वो भी हंगामे की भेंट लगातार चढ़ रहा है। क्या यही है लोकतंत्र के दिशा के बदलने का संकेत? विपक्ष ने संसद कार्रवाई बार बार स्थगित, पहलगांव हमले पर मोदी से जवाब की मांग, समुद्री विधेयक चर्चा अधूरी रह गई। संसद के मानसून सत्र का दूसरा और तीसरा दिन 22-23 जुलाई विपक्ष के तीव्र विरोध और सरकार से जवाबदेही की मांग के कारण काफी हद तक अनुपादक रहा। लोकसभा और राज्य ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल बयान की मांग की है और विपक्षी सांसदों ने मोदी जी से जवाब दो के नारे लगाते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई को बाधित किया। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा छा गया, जिसके चलते स्पीकर को सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। राज्यसभा के अंदर भी ये स्थिति अलग नहीं रही, जहां पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया कि सरकार सुरक्षा विफलताओं पर चुप्पी साधे हुए। इन व्यवधानों के बीच राज्यसभा के अंदर समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2025 को लेकर संक्षिप्त चर्चाएं की गई हैं। ये विधेयक 1925 के औपनिवेशन कानून को निरस्त कर एक आधुनिक कानून ढांचा प्रस्तुत करता है, जिससे बंदरगाहों और समुद्री व्यापार से जुड़े नियम आघतन हो सके। हालांकि विपक्ष के शोरगुल के कारण इस पर चर्चा अधूरी रह गई और तीसरे दिन भी राज्यसभा की कार्रवाई बाधित होने के बाद स्थगित कर दी। 2 दिन के भीतर कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो सका और संसद की
कार्रवाई का अधिकांश समय विपक्ष के आरोपों, सत्ता पक्ष के पलटवार और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच में बीता। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की मांग की है और साथ ही साथ वहीं विपक्ष ने कहा कि जब तक पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब नहीं मिल जाता वो चुप नहीं बैठेंगे। क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण अब एक हथियार बन गया है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश चल रही है? क्या एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है? बिहार से उठी आवाज अब पूरे संसद भवन में गूंज रही है। लोकतंत्र बचाओ या रणनीति छुपाओ, कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या ये है लोकतंत्र का नया चेहरा? विपक्ष ने मतदान सूची पर किया हमला, संसद में हंगामा, विधेयक अधूरे रहे। 24 जुलाई को संसद का मानसून सत्र एक बार फिर से गतिरोध, गहरे असंतोष और विरोध की गूंज के बीच ठप हो गया। मुख्य मुद्दा बना बिहार के अंदर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन का काफी गंभीर आरोप लगाया और एसआईआर निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के अंदर मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण की प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना होता है, जैसे मृतकों के नाम हटाना, नए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना और पते या विवरण के अंदर सुधार करना। हालांकि बिहार के अंदर लागू किए गए एसआईआर को लेकर विवाद इस वजह से बढ़ा है क्योंकि विपक्ष का यह आरोप है कि प्रक्रिया पक्षतापूर्ण ढंग से संचालित की जा रही है, जिससे जातीय और सामाजिक संतुलन काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ये कहा कि अगर चुनाव आयोग का व्यवहार बांग्लादेश चुनाव आयोग जैसा हुआ तो जनता के पास कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। उन्होंने सरकार के ऊपर बिहार के मतदाताओं को बेदखल करने की साजिश का आरोप लगाया। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना तो आग से खेलो। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जो बिहार के अंदर हो रहा है वो कल उत्तर प्रदेश और बंगाल के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास महंगाई और बेरोजगारी के सवालों का जवाब नहीं। तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास, इसीलिए उलझा के रखते हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रक्रिया स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चलती आ रही है और विपक्ष इस चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये जो जालसाजी करके मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का जो एक साजिश रहती है वो कई प्रदेशों में उजागर हुई है और बिहार में भी, बिहार उससे अछूता थोड़ी है। हम हर चुनाव आप देखो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कोई और गवर्नमेंट रही हो, हर बार जब भी चुनाव होता है चुनाव आयोग पहले ये प्रक्रिया जारी करता है कि एक पारदर्शी, एक निष्पक्ष, सत्यापित जो सूची है मतदाताओं की वही जारी हो सके। और ये प्रक्रिया आज़ादी के बाद से अब तक चलती चली आ रही है, तो इसलिए कोई नई नहीं है। और मैं तो बधाई दूंगा कि एक संवैधानिक संस्था के द्वारा गंभीरता के साथ कोई जो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत काम किया जा रहा है तो वो साधुवाद के पात्र है। बजाय जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है, उसको चुनाव की तैयारी में तो अविश्वास हो गया है, उसको जनता की नब्ज पता चल गई है, तो अब वो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे वो बता सकें कि अगर वो भविष्य में चुनाव हारेंगे, जो बिल्कुल संभावित है हारेंगे ही, तो उनका कारण क्या रहा, तो वो एक चुनाव का आयोग का वो मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया है कि एसआईआर को राजनीतिक मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि वोटर सूची के अंदर हो रही गलतियों को ठीक करने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है और विपक्ष के संदेहों को दूर करने का ये एक तरीका है। एसआईआर एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि एसआईआर के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल, जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं,
ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो एसआईआर के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पे भी आपको शिकायत है। भैया अगर आपको नहीं विश्वास बीएलओ पे, बीएलओ अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से उनको स्थापित किया जा रहा है और अगर आपको उन पे नहीं विश्वास है तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? भाई मेरा भी एक अपना राजनीतिक दल है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे भी बीएलएज हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं मेरे, जो हर चुनाव में सुनिश्चित करते हैं कि आपके मतदाताओं को या उस बूथ पे मतदाताओं को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। कागज पत्री में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप बीएलओ के माध्यम से उसको सुलझाइए। उसके बाद इसमें प्रावधान ये भी दे रखा है कि 3-3 स्तर पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को डराने का काम करें और ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है, देश में इससे पहले भी 4 बार हो गई और चारों बार इसी तरीके से की गई है। कोई नई चीज को हमारी सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने इस बार जोड़ने का कार्य नहीं किया है, इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ एक बदलाव जो किया गया है वो इतना कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। इससे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करके डराने का काम कर रहा है, जो ये हमेशा करते हैं। लोकसभा में भी डराया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सिर्फ डरा के लोगों का मत हासिल करना अब ये विपक्ष का काम रहेगा। सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने एसआईआर वापस लो, लोकतंत्र बचाओ जैसे नारों के साथ सदन के अंदर हंगामा शुरू किया। स्पीकर के द्वारा कई बार शांति की अपील के बावजूद सदन के अंदर हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा के अंदर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। वहीं पर राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक चल सकी, फिर भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश ने सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक सभापति की भूमिका में रहते हुए विपक्ष के द्वारा दाखिल 30 से अधिक स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिससे असंतोष और भी ज्यादा बढ़ गया। विरोध प्रदर्शन संसद परिसर के भीतर ही नहीं मकर द्वार पर भी जारी रहा, जहां पर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ सांसदों ने सरकार की आलोचना करते हुए ये कहा कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लोकतंत्र पर हमला है। हंगामे के बाद राज्यसभा के अंदर कमल हसन ने सदस्य के रूप में शपथ ली और साथ ही तमिलनाडु के सेवानिवृत्त हुए 6 वरिष्ठ सांसदों को सम्मानित किया गया। ये दिन एकमात्र शांतिपूर्ण और गरिमामय क्षण रहा। इधर लोकसभा के अंदर 2 विधेयकों, गोवा अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू की गई, लेकिन व्यवधान के कारण बहस बीच में ही अधूरी रह गई और मतदान संभव नहीं हो सका। 24 जुलाई का दिन भी संसद के लिए विधायी ठहराव और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से भरा रहा। एसआईआर पर उठे सवालों ने न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को छेड़ा है और मतदाता सूची का अघंतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या सत्ता की रणनीति है। संसद का मानसून सत्र जो कि कई मायनों में अहम है, 21 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र अब 21 अगस्त तक चलेगा। इसमें 9 दिनों का विस्तार किया गया। ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस संसद सत्र में शुरू होने हैं और इसी के साथ जिस तरीके से 21 जुलाई को संसद सत्र शुरू हुआ, ऐसे में 5 दिन पूरा जो संसद की कार्रवाई है वो भेंट चढ़ा बहस के। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो आगे आने वाला समय है उसमें संसद की कार्रवाई पूर्ण रूप से चलेगी, विधेयक पर चर्चा होगी या फिर आपस में कई यहाँ पर जो नियम और कानून है वो बनेंगे, क्योंकि अभी तक जो 5 दिन बीते हैं संसद सत्र के वो हंगामे की भेंट चढ़ा। ऐसे में जिस तरीके से संसद मानसून सत्र में विपक्ष पक्ष सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से हावी नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी नजर आ रहा है, जिसमें कि एसआईआर भी एक मुद्दा है। इसी के साथ साथ पहलगाम आतंकी हमला और फिर उसके बाद चला ऑपरेशन सिंदूर, लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल और जवाब दोनों ही चाहते हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए, कई अहम फैसले जो है सरकार की तरफ से इस दौरान लिए गए, उस दौरान किन-किन से बात की गई और सीज फायर जो कि काफी अहम मुद्दा रहा। जिस तरीके से लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर कराया और लगातार उनके बयान सामने आए। ऐसे में जिस तरीके से बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान भी बदला, हालांकि विपक्ष अभी उन सबसे संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, इसी के साथ गहन पुनरीक्षण, एसआईआर पर भी दोबारा से चर्चा हो और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए और विपक्ष जो सवाल पूछे उसे सत्ता पक्ष पूरी तरीके से संतुष्टि के साथ जवाब दे। इसलिए मानसून सत्र जो 5 दिन अभी बीते उसमें
पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो काफी अहम मुद्दा है, सोमवार से इस पर संसद सत्र शुरू होगा और इस पर चर्चा की जाएगी। इस तरीके से 28 और 29 जुलाई काफी अहम तारीख मानी जा रही है, क्योंकि इस बीच लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर ये काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में ये पूरा संसद का सत्र ऑपरेशन सिंदूर और बाकी मुद्दों को देखते हुए काफी अहम रहने वाला है। नहीं यार, दांतों में दर्द है। जिससे तू ब्रश करती है वो है टूथपेस्ट। तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंतकांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। अकरकरा, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। मतदाता सूची का संशोधन अब संसद का सबसे बड़ा संकट बन गया है। सवाल ये है, लगातार 5वें दिन भी संसद की कार्रवाई ठप रही, नहीं चली। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और संसद की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है। सवाल ये उठता है, लोकतंत्र चल रहा है या रुक गया है? क्या एसआईआर के पीछे ये गहरी रणनीति बनाई जा रही है या वाकई में निष्पक्ष प्रक्रिया है जो अपनाई जा रही है? विपक्ष का सत्ता पक्ष की अपनी सफाई है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन स्थगित, विधायी कार्य 5वें दिन भी ठप। संसद का मानसून सत्र 25 जुलाई को भी गतिरोध की भेंट चढ़ गया। बिहार के अंदर मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर जारी विपक्ष के विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने एसआईआर वापस लो और लोकतंत्र बचाओ जैसे नारों के साथ जोरदार हंगामा शुरू किया। लोकसभा अध्यक्ष ने पहले सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया, लेकिन हालात न सुधरने के चलते उसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई भी जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने एसआईआर को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए एक जोरदार विरोध जताया और उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के बीच अंततः राज्यसभा को सोमवार तक स्थगित करना पड़ा। ये लगातार 5वां दिन रहा जब संसद के अंदर कोई भी ठोस विधायी काम नहीं हो सका और विपक्ष ने सरकार के ऊपर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं पर सत्ता पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और एसआईआर को लेकर गहराता विवाद अब सत्र के अगले सप्ताह की दिशा में तय करेगा, जिसके बाद विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार के ऊपर निशाना भी साधा है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस बीच जो सबसे गर्मा गर्मी और सहमा सहमी वाला मुद्दा है वो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और इसी के साथ एसआईआर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अब सोमवार को होगी। एक हफ्ते की चली बहस के बाद अब सोमवार को एक ऐतिहासिक मोड़ होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर कई परतें खुलने को तैयार है। जिस तरीके से 28 और 29 तारीख जो काफी अहम है, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें की जाएंगी। विपक्ष पक्ष पर हमलावर होगा और कई परतें खुलती हुई नजर आएंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर 32 घंटे होगी बहस। किरण रिजिजू बोले, पारदर्शिता है जरूरी। संसद के मानसून सत्र के अंदर 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा और ये बहस लोकसभा में 28 जुलाई को और राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी। दोनों सदनों के अंदर 16-16 घंटे का विस्तृत समय निर्धारित किया गया है, जिससे ये बहस अब तक की सबसे लंबी रणनीति चर्चाएं मानी जा रही हैं। लोकसभा में 28 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ सांसद निशिकांत दुबे सहित कई वरिष्ठ नेता अपनी बात रखेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और चर्चा को संबोधित कर सकते हैं। 29 जुलाई को इस चर्चा का सिलसिला राज्यसभा के अंदर आगे बढ़ेगा, जिसकी अगुवाई फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी संभव है। चर्चा में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी सांसद भी भाग लेंगे और सरकार से कड़े सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य कार्रवाई थी जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले के जवाब के अंदर की गई। इससे भारत की आक्रामक और निर्णायक रणनीति का एक उदाहरण निकलकर सामने आया। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पहले दिन से जवाब मांग रहा था और सरकार ने व्यापक चर्चा को लेकर मांग स्वीकार की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये स्पष्ट किया है कि सरकार हर प्रश्न का जवाब देने और पारदर्शिता बरतने के लिए तैयार है। ये बहस केवल सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि सरकार की विदेश नीति, सेना की क्षमता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर भी केंद्रित होने वाली है। हमारा अपोजिशन पार्टी के लीडर सब यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले
ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या इस बार संसद में सियासत की जमीन फिर गर्म होगी? विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए बनाई है मुकम्मल रणनीति। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में एसआईआर विवाद और मणिपुर हिंसा जैसे कई बड़े मुद्दे सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने लाए हैं। सवाल तीखे होंगे, जवाब कितने पारदर्शी मिलेंगे? प्रधानमंत्री की मौजूदगी, ट्रंप के बयान और आतंक पर चुप्पी, हर मुद्दा सत्ता की जवाबदेही तय करेगी। पहलगाम हमले पर विपक्ष की तैयारी, एसआईआर, हिंसा और बेरोजगारी होंगे मुद्दे। संसद का मानसून सत्र इस बार केवल विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विपक्ष के आक्रामक रणनीति और सरकार की जवाबदेही की मांगों के चलते ये सत्र बेहद चुनौतीपूर्ण और बहसपूर्ण होता जा रहा है। विपक्ष ने कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है और एक समन्वित रणनीति के तहत कई सवालों को सदन में उठाने का निर्णय लिया, जिससे सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा कि पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें हुई सुरक्षा चूक पर विपक्ष केंद्र सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चाओं में विपक्ष सरकार की दिशा नीति, सैन्य रणनीति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए युद्ध विराम के दावे को लेकर जवाब मांगेगा। विपक्ष ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और ये मांग की है कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और स्वतंत्र हो। इसी के तहत बिहार के अंदर चल रहे एसआईआर को लेकर विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के अंदर फेरबदल एक सुनियोजित रणनीति का योजना हो सकती है। एक अन्य संवेदनशील विषय है मणिपुर के अंदर जारी हिंसा, जिसके ऊपर विपक्ष राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की मांग कर रहा है और हालात समान करने पर सरकार की विफलताओं को उजागर करेगा। इसके अलावा विपक्ष जम्मू कश्मीर को लेकर फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने, बेरोजगारी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्ष का ये रणनीति रुख संसद के अंदर गर्म बहस और तीखी राजनीति टकराव की भूमिका तैयार करेगा। आने वाले दिनों में ये देखना रोचक होगा कि सरकार इन आरोपों का किस तरह जवाब देती है और कितनी पारदर्शिता के साथ बहस को आगे बढ़ाती है। 21 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र अब 21 अगस्त तक चलने वाला है, यानी कि पूरे 9 दिन का विस्तार हुआ। वैसे में देखना होगा कि इस पूरे मॉनसून सत्र में कितने हंगामे होते हैं और कितने विधेयकों पर चर्चा होती है। 21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र, 8 नए विधेयक पेश होंगे। संसद का मानसून सत्र इस बार 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त 2025 तक चलेगा और इसके पहले समाप्ति 12 अगस्त को निर्धारित थी, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अहम मुद्दों पर बहस और लंबी विधेयक को संख्या को देखते हुए इसे 9 दिन आगे बढ़ाया गया। सत्र के दौरान कुल 18 मुद्दे आयोजित किए जाएंगे, जो अनेक विधायी, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर केंद्रित रहेंगे। सरकार ने मानसून सत्र के लिए 8 नए विधेयकों को पेश करने और 7 लंबित विधेयकों को पारित करने की योजना बनाई। इन विधेयकों के अंदर मणिपुर वस्तु एवं कर संशोधन विधेयक 2025, जन विश्वास प्रावधानों के अंदर संशोधन विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य कर ढांचे सरल बनाना, व्यापक प्रक्रियाओं के अंदर पारदर्शिता लाना और केंद्र राज्य संबंधों के अंदर सुधार करना है। सत्र के दौरान 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई स्वतंत्रता दिवस के चलते नहीं होगी और इन दोनों दिनों छोड़कर शेष बैठकों के अंदर सरकार की प्राथमिकता विधायी कार्यों को पूरा करना और विपक्ष की मांगों पर सार्थक बहस करना रहेगी। इस बार का सत्र केवल विधायकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, बिहार के अंदर एसआईआर विवाद और मणिपुर हिंसा के साथ पहलगाम आतंकी हमले जैसे अहम राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की योजना है। इस विस्तार के साथ मानसून सत्र अब केवल एक संवैधानिक औपचारिकता न होकर लोकतंत्र की जीवंत अभिव्यक्ति बन गया है, जहां पर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए काफी गंभीर परीक्षा की घड़ी है। एंकर रिपोर्ट्स में आपने देखा कि लोकसभा राज्यसभा को लेकर लगातार कार्रवाई स्थगित हो रही है। विपक्ष का ये कहना है कि एसआईआर को लेकर सरकार गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ये चाहता है कि लंबी बातचीत हो। देखना होगा कि संसद को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़वाता है और विपक्ष का कितना सहयोग मिलता है।